नेक्स्ट है हमारी इकाई 4 विज्ञान के विषय का बोधन। तो इसमें बेटा क्या है, विज्ञान के विषय का बोधन में ये एक्चुअली आपके वाचन के लिए है, केवल पढ़ने के लिए ही है। इसमें से जो क्वेश्चन आएंगे यहाँ पर मुख्य रूप से वाक्य दे रखे हैं कि वाक्यों में इनमें क्या अंतर है, संभावनार्थक में और संदेहार्थक में। तो ये मेन करेंगे हम। इससे पहले अगर कुछ आता है इस क्वेश्चन में से, देखिए मानव की उत्पत्ति और विकास। तो यहाँ पर जब आप इसका वाचन करोगे, पढ़ोगे इसको, तो आपके सामने बहुत सारे शब्द आएंगे, जैसे कि शैवाल, ठीक है, ऑक्सीडेशन। तो इस तरह के जो शब्द हैं वो आपके शॉर्ट नोट में आ सकते हैं कि इस पर जो है टिप्पणी लिखिए। 5 नंबर की भी आ सकती है और 10 नंबर की भी। तो बीच बीच में ये जहाँ भी शब्द आएंगे मैं बता दूंगी आपको। बाकी मेन जो हम इसमें करेंगे वो ये कवर करेंगे। आगे चलते हैं जल्दी से। ये देखिए परिचय हो गया। ये इस यूनिट में से कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसका ये परिचय या भूमिका यहाँ से आप लिख दोगे। नेक्स्ट है जानवर कब पैदा हुए। ये बेटा आप पढ़ जरूर लेना। जैसे मान लो ये शब्द हैं जो ये आ सकते हैं बीच बीच में पेपर में, आपको किसी भी रूप में दे देंगे। नेक्स्ट और क्या आ सकता है इसमें, आदमी कब पैदा हुआ। यहाँ पर जो है आदमी की हिस्ट्री दे रखी है कि पहले जो है वो पानी के जो जीव थे उन्हीं से पैदा हुआ होगा, ऐसा जो है अंदाज़ा लगाया हुआ है। और उसी की व्याख्या यहाँ पर दी हुई है कि कैसे उसने धीरे धीरे डेवलपमेंट किया। ये जो शब्द हैं इनको आप एक बार देख लीजिएगा कि इनका मतलब क्या है। जलचर जो जल में रहते हैं, उभयचर जो जल और पृथ्वी दोनों पर रहते हैं, सरीसृप जो रेंग कर चलते हैं, स्तनपायी जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, अंडा जो अंडा देते हैं। शुरू के आदमी कैसे थे ये दिया हुआ है कि कैसे आदि मानव कैसा था, ये आपने अपने स्कूल टाइम में भी पढ़ा होगा। तो यहाँ पर आप उसको रिलेट कर सकते हैं इस रीडिंग से। नेक्स्ट है भाषा की सरल अभिव्यक्ति। तो यहाँ से देखेंगे हम ज्ञान विज्ञान के जटिल विषयों को सरल और सुबोध भाषा में पेश किया जाता है। देखिए जो ज्ञान विज्ञान की जो भाषा होती है, विज्ञान की जो भाषा होती है या सामाजिक विज्ञान की जो भाषा होती है, जैसे आपका शब्द है राष्ट्रवाद, समाजवाद, मार्क्सवाद। तो ये जो शब्द हैं इनको जो है ये अपने आप में इनको व्याख्या की ज़रूरत होती है, ठीक है। ऑक्सीडेशन और जो है आपका वाष्पीकरण विज्ञान का शब्द लें तो इनको क्या होता है, इनको एक परिभाषा की ज़रूरत होती है समझने के लिए। तो इन्हीं को हम पारिभाषिक शब्द बोलते हैं। यानी जिन शब्दों को समझने के लिए सरल भाषा का प्रयोग किया जाता है, सरल भाषा लिखी जाती है या सरल भाषा में उनको बोला जाता है ताकि वह सबकी समझ में आ सकें, उसी को पारिभाषिक शब्दावली बोलते हैं। अर्थात परिभाषा होती है इन शब्दों की, इसीलिए इनको पारिभाषिक शब्द बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए भाषा की सरल अभिव्यक्ति कैसे की जा सकती है, कैसे की जा सकती है कि एक तो उसमें जो है भाई पारिभाषिक शब्द का जो है शब्द कम से कम हो, तब जो है सभी समझ सकते हैं। ये देखिए आगे दिया हुआ है उभयचर, नभचर, आकाश में उड़ने वाले, नभ का मतलब होता है आकाश, जलचर जल में रहने वाले। तो ये क्या है, ये सब क्या है बेटा, ये सब क्या है, ये सब पारिभाषिक शब्द हैं विज्ञान के, ठीक है। अब देखो जैसे मैंने बताया उभयचर किसको बोलते हैं, जो पानी में भी और ज़मीन पर भी रहते हों। नभचर, देखिए नभ का मतलब होता है आकाश, ठीक है, जो आकाश में रहने वाले हैं। कौन रहता है आकाश में, पक्षी। जलचर जल में रहने वाले। तो जब मैंने इसको जो है जब डेफिनेशन से बताया या इसको जब मैंने और शब्दों के साथ कुछ सरल शब्दों के साथ आपके सामने बोला
तब आपकी समझ में आया कि अच्छा जलचर वो होते हैं। तो ये जो शब्द हैं ये क्या कहलाते हैं? पारिभाषिक शब्द कहलाते हैं। तो इसी को आप लिखोगे। पारिभाषिक शब्द पर एक क्वेश्चन आया हुआ है। वैज्ञानिक अवधारणाओं की सूत्रबद्ध परिभाषाओं से बचना। देखिए हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि सरल अभिव्यक्ति कैसे हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये मैंने कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, इनको आप लिख सकते हैं। मेन है हमारा पारिभाषिक शब्द की डेफिनेशन को समझना। उर्दू के शब्द आ गए आगे। यहाँ पर कुछ उर्दू के शब्द दिए हुए हैं, आप इनको एक बार पढ़ लीजिएगा। देखिए अब आता है हमारा व्याकरणिक विवेचन। यहाँ से आ सकता है कि संभावनार्थक वाक्य कौन सा है और संदेहार्थक कौन सा है। देखिए संभावनार्थक वाक्य, यहाँ पर आप एग्जाम्पल देखिए। रहे होंगे, रास्ते में होगा, पानी के, तीसरा विश्व युद्ध पानी के लिए होगा। अभी हुआ कुछ नहीं है, केवल उनकी क्या व्यक्त किया जा रहा है? उनकी संभावना व्यक्त की जा रही है कि ऐसा हो सकता है। ठीक है, ये वर्ड याद कीजिए, हो सकता है। तो जहाँ पर ये आपको दिखाई दिए तो इट मीन्स वो संभावनात्मक वाक्य है। देखिए यहाँ पर मैंने हेडिंग दी हुई है, ये अंडरलाइन किया हुआ है। अतीत में घटना होने की संभावना जब व्यक्त की गई हो तो उसको जो है संभावनात्मक बोलते हैं। दूसरा है वाक्य में जहाँ क्रिया की संभावना व्यक्त की जाए, होगा, होगी का प्रयोग होगा। आगे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा संदेहार्थक वाक्य। संदेहार्थक वाक्य जिसमें संदेह प्रकट हो कि भाई ऐसा होता होगा। ठीक है, पुराने ज़माने में जो लोग हैं वो पैदल चलते होंगे। ठीक है, तो ये क्या है हमारा? गुफाओं में अंधेरा होता था इसलिए मुमकिन है कि वे चिराग जलाते हों। तो ये हमारा एक परसेप्शन है, हमारी कल्पना है एक। वे पकाना भी नहीं जानते थे, हाँ शायद मांस को ही आग में गर्म कर लेते होंगे। तो ये क्या प्रकट कर रहे हैं हम? संदेह। वह कक्षा में नहीं आ रहे, फिर कहाँ है? हो सकता है कक्षा से बाहर बंक मार रहा हो सकता है बाहर कैंटीन में हो सकता है आज वो आया ही ना हो। तो ये क्या प्रकट हो रहा है? संदेह। तो इनको संदेहार्थक वाक्य कहते हैं। इनकी विशेषता है कि इन वाक्यों में अतीत या वर्तमान में किसी घटना के होने के बारे में संदेह प्रकट किया जाता है। देखिए आगे जो है इन दोनों वाक्यों में अंतर, मूल अंतर यहाँ पर दिया गया है। क्रिया का जो है ना, उसकी क्रिया की जो स्थिति है दोनों वाक्यों में अलग अलग होती है। एक में तो होती है संभावनात्मक में कि संभावना का अलग अलग स्तर होता है, जबकि दूसरे में पहली तरह के वाक्य में वक्ता या लेखक को क्रिया के होने में कुछ विश्वास होता है पहले में संभावना में, किंतु निश्चित जानकारी नहीं। जबकि जो दूसरी तरह का यानी संदेह वाला जो वाक्य है उसमें क्या होता है? क्रिया के होने में उसे संदेह है, विश्वास नहीं है। यहाँ पर क्या होता है? विश्वास होता है पहले में, दूसरे में विश्वास नहीं होता, केवल अनुमान होता है। तो ये दोनों में अंतर है। ये आपकी यूनिट ख़त्म। नेक्स्ट है संस्कृति विषय का बोधन और शब्दकोश का उपयोग। इसको देखते हैं बेटा जल्दी से। देखिए यहाँ पर शब्दकोश में से कुछ हो सकता है कुछ शब्द आपको दे दिए जाएं और उनको बोल दिया जाए कि शब्दकोश में इन शब्दों को आप कैसे ढूंढेंगे। देखिए जो हिंदी भाषा है उसमें जो वर्ण व्यवस्था होती है, स्वर होते हैं, व्यंजन होते हैं, उनको डिक्शनरी में या शब्दकोश में कैसे देखते हैं? क्रम के अनुसार देखते हैं। पहला नंबर तो यही हो गया कि उनके कर्म के अनुसार देखा जाता है। जैसे स्वर वाले मिलेंगे पहले तो ए, आ, ठीक है, उसके बाद क, ख। दिक्कत कहाँ आती है? जब संयुक्त वर्ण हमें देखने पड़ जाते हैं। तो अक्षय किससे बना है? क जमा श से। तो हम अक्षय को कहाँ देखेंगे? क के बाद देखेंगे शब्दकोश में, यानी क के साथ देखेंगे या क के बाद हम देखेंगे अक्षय में। वैसे
कहाँ आता है, ये लास्ट में आता है। तो ये आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसी तरह से एक और संयुक्त वर्ण लेते हैं हम, त्र। त्र किससे बना है, त्र में किस किस की साउंड आती है, त प्लस र। तो त के साथ हम त्र देखेंगे। जब हम शब्दकोश में अगर हमें त्रिशूल देखना होगा तो कहाँ देखेंगे हम, शब्दकोश के अंत में नहीं जाएंगे, कहाँ देखेंगे, त के साथ देखेंगे। इसी तरह से एक और है संयुक्त वर्ण अज्ञ। अज्ञ का मतलब होता है ग की साउंड आ रही है, ग और य की, तो ग के साथ देखेंगे हम अज्ञ के शब्दों को। तो ये कुछ वैसे तो क्रम के अनुसार देखा जाता है, लेकिन जो संयुक्त वर्ण होते हैं उनके बारे में, जैसे अक्षय है, त्रय है, ग है, इनको हम जो साउंड आ रही है उसके साथ देखेंगे। ये देखिए अकार आदि कर्म, क्या होता है अकार आदि कर्म, ए आ ई ये होता है। पहले ए के शब्द आएंगे, फिर आ के आएंगे, इसका मतलब है ये, अर्थात पहले एकार के शब्द, फिर आ के शब्द, ठीक है, फिर ई के शब्द अल्फ़ाबेटिकली। नेक्स्ट है, देखिए अनुनासिक और अनुस्वार का यहाँ पर दे रखा है कि इनको कैसे देखेंगे। तो जो शब्द होते हैं उनसे पहले ये आएंगे। मान लो कि आपके सामने अमर है और एक शब्द है अंक, तो आपको पहले ये मिलेगा शब्दकोश में। तो जो अनुनासिक और अनुस्वार शब्द हैं उनको हम अन्य वर्णों से पहले देखते हैं। यहाँ पर यही दिया गया है, इनका स्थान वर्ण से पहले है। आगे है, ये देखिए वही बता रखा है आधे व्यंजनों को कैसे ढूंढा जाए। ये फिर अक्षय त्रय और ग का आ गया, जो समझ चुके हैं हम। देखिए मान ले आ जाता है कि शब्दकोश के क्या फ़ायदे हैं। नंबर 1 तो शब्द ढूंढते हैं हम, ठीक है। दूसरा, हम उसमें से अर्थ ढूंढने में सहायता मिलती है, वाक्य बनाने में सहायता मिलती है, हमें पता चलता है कि वह किस भाषा से आया है, ठीक है, उसका उद्गम कहाँ से हुआ है। ये आदि बातें हमें शब्दकोश से पता चलती हैं। तो ये कुछ विशेषताएं हैं शब्दकोश की, या शब्दकोश का महत्व कह सकते हैं हम। देखिए शब्दकोश से हमें क्या क्या सूचनाएं प्राप्त होती हैं। तो अभी जैसे मैंने बताया, शब्द का तो पता चलता ही है, अर्थ का पता चलता है, किस भाषा से आया है यह पता चलता है, कौन सी भाषा का है, कौन सी भाषा का है यह पता चलता है, वाक्य कैसे बनाते हैं यह पता चलता है, उसका जो है व्याकरण पता चलती है उसके बारे में कि वह संज्ञा है, सर्वनाम है, या उपसर्ग उसमें कौन सा लगा है। तो ये सारी बातें हमें शब्दकोश से पता लगती है। 3, 4, 5, 6 ऐसी बहुत सारी विशेषताएं आप बना सकते हो। शब्दों का स्रोत पता लगता है। तो इस तरह से बहुत सारी विशेषताएं हमारे सामने प्रकट होती हैं शब्दकोश से। तो देखिए शब्दों का स्रोत पता लगता है, लिंग भी पता लगता है, 9वां पॉइंट हो सकता है ये, व्युत्पत्ति पता लगती है, व्याकरणिक वर्ग बता दिया है मैंने, एक शब्द से व्युत्पन्न शब्द कौन कौन से बनते हैं ये पता लगता है, उनका उच्चारण पता लगता है कि उनको कैसे उच्चारित किया जाए, उनकी वर्तनी पता लगती है कि कैसे लिखा जाता है। तो ये देखिए शब्दकोश से हमें इतनी सारी जानकारी प्राप्त होती हैं। अगर भारत के त्यौहार पर कोई क्वेश्चन आता है तो आप लिख ही दोगे कि भारत में अनेक त्यौहार होते हैं, और उनके ऊपर आप लिख दोगे कि कब आता है, क्यों मनाया जाता है, सर्दी में कौन सा त्यौहार आता है, गर्मी में कौन सा आता है। तो यहाँ पर ये मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। केवल इनको पढ़ के आप, अगर पेपर में आता है, आया नहीं है वैसे इस बारे में क्वेश्चन, लेकिन कोई भी अगर आ भी जाता है तो इतना ही पढ़ लीजिए, आपका क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। पॉज करके पढ़ सकते हैं आप ये वीडियो।
तो इस तरह से ये हो गई आपकी यूनिट नंबर 5। नेक्स्ट है समाज विज्ञान विषय का बोधन और निबंध रचना का परिचय। देखिए इस पर एक क्वेश्चन आया है, मेरे को कमेंट में एक बच्चे ने लिखा था कि समाज विज्ञान संबंधी पाठ लेखन की विभिन्न युक्तियों या बिंदुओं को विस्तार से विवेचन कीजिए। सामाजिक विज्ञान में देखिए इस क्वेश्चन समझिए, सामाजिक विज्ञान संबंधी पाठ लेखन की विभिन्न युक्तियों या बिंदुओं को, कि सामाजिक विज्ञान लिखते समय समाज विज्ञान का कोई जो पाठ है, इसका कोई पाठ है, वो लिखते समय हमें किन किन बिंदुओं का, किन किन युक्तियों का ध्यान रखना चाहिए वो हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर इससे ये हमारा इस वाली यूनिट से ये क्वेश्चन निकल जाएगा। देखिए यहाँ पर प्रत्यय और शब्द निर्माण क्यों दिया गया है। देखिए प्रत्यय और उपसर्ग, उपसर्ग होते हैं और प्रत्यय होते हैं। यहाँ पर हम प्रत्यय की बात करेंगे। उपसर्ग होते हैं किसी शब्द के आगे लग के उसमें परिवर्तन करना, कर देते हैं। प्रत्यय होते हैं किसी शब्द के शब्द प्लस प्रत्यय, यानी किसी शब्द के पीछे लग के वो शब्द में परिवर्तित कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं। जैसे त्व, जैसे आपका त्व है, ठीक है। प्राणत्व, प्राण हमारा शब्द है, इसमें त्व जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, प्राणत्व। तो ये हम क्यों पढ़ रहे हैं इस इकाई में, जबकि ये तो समाज विज्ञान की इकाई है। तो यहाँ पर बेटा आपको बताया जाएगा आगे लेसन में कि जो प्रत्यय के साथ जब जोड़ते हैं शब्दों को तो नया शब्द बन जाता है, तो जो हमारे सामाजिक विज्ञान विषय में काम आते हैं। जैसे यह है, यह देखिए राष्ट्र जमा ये राष्ट्रीय बन गया हमारा, ठीक है। इसी तरह से ताका, देखिए ताका देखते हैं हम, ये रब कर देते हैं। तो ये बिंदु ही बता रही हूँ मैं कि पाठ लेखन की विभिन्न युक्तियों या बिंदुओं का प्रयोग क्या क्या होता है। तो पहली तो युक्ति यही है, या पहला बिंदु यही है कि समाज विज्ञान का जब पाठ हम लिखते हैं तो हमें निम्नलिखित युक्तियों या बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, उचित प्रत्यय का प्रयोग। उचित प्रत्यय के प्रयोग से नया शब्द बनाना। जैसे, जैसे में आप एग्जाम्पल दे दोगे, जैसे मानव जमा ता, मानवता बन गया ना। मानवता किसका शब्द है, सामाजिक विज्ञान का, मानवता की बात की जाती है, ठीक है। इसी तरह से वाद, मार्क्सवाद, समाजवाद, राष्ट्रवाद। इक, देखिए अब इक का एग्जाम्पल देखते हैं हम। इक जैसे समाज जमा इक, सामाजिक, तो मानवीकरण, मानव जमा ये जमा करण, मानवीयकरण। तो यहाँ पर क्या है, ये प्रत्यय का प्रयोग किया गया है सामाजिक विज्ञान के विषय का बोध कराने के लिए। देखते हैं और क्या है इसमें। यहाँ से आप अपना भूमिका निकाल सकते हैं। देखिए प्रत्ययों के अध्ययन से नया शब्द बनाना सीखेंगे, या आप अपनी लैंग्वेज में लिखिए कि प्रत्ययों के योग से नया शब्द सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में हम बनाते हैं। यहाँ पर देखो एक पाठ दिया गया है आपको, उसका केवल आपको पढ़ना है और उसमें देखना है कि किस तरह से नए शब्दों का निर्माण किया गया है। और इनको ही क्या बनते हैं, ये पारिभाषिक शब्द बन जाते हैं प्रत्यय निर्माण से। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, ये इनको आप जस्ट रीड कर लीजिए।
और इन्हीं को आप युक्तियों में भी प्रयोग कर लीजिए। ये देखिए समाज विज्ञान के ही शब्द है ना ये, तो इनको एक एक दो दो एग्जाम्पल लिख लीजिए कि जो है विशेषण बनाने के लिए एक का प्रयोग किया जाता है। करण जैसे नगरीकरण, सामान्यीकरण, वाचन करना है मतलब इसको जस्ट आपको पढ़ना है बोल बोल के। परिवार के बारे में ये पूरी एक निबंध दिया गया है। कहाँ चला गया ये? बेटा वीडियो ही हमारी पॉज हो गई है। ये हमारी आ गई है पहली यूनिट। हम कौन सी यूनिट पे थे? हम थे समाज विज्ञान की यूनिट में। तो इस यूनिट में हम देख रहे थे युक्तियाँ। परिवार के बारे में आपको पढ़ना था इस यूनिट में और युक्तियाँ खोजनी थी हमें। तो पहली तो हमारी युक्ति हो गई कि विभिन्न प्रत्ययों के योग से नए शब्द सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में बनाए जाते हैं। अतः हमें पाठ लिखने से पहले सामाजिक विज्ञान का पाठ लेखन करने से पहले प्रत्ययों का ज्ञान होना चाहिए। दूसरा, उपसर्ग का ज्ञान होना चाहिए कि नए शब्दों में उपसर्ग और प्रत्यय लगाकर कैसे नए शब्दों का निर्माण किया जाता है और उनका प्रयोग सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में किया जाता है। ठीक है, तो मेन हमारी युक्ति यही है कि कैसे शब्द निर्माण हम सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में करते हैं। शब्द निर्माण तो आप लिख सकते हैं कि पहली और सबसे महत्वपूर्ण जो युक्ति है या बिंदु है वो है नए शब्दों का निर्माण कैसे किया जाए। कैसे किया जाए नए शब्दों का निर्माण? उपसर्ग से, उपसर्ग जोड़कर, प्रत्यय जोड़कर, दूसरी भाषा से लेकर। दूसरी भाषा में क्या आ जाएगा हमारा आ जाएगा दूसरी भाषा में, इसको थोड़ा सा विस्तार दे दीजिए, संस्कृत। जैसे त्रासदी शब्द है संस्कृत का, त्रासदी। और हमारे जो अंग्रेजी का है वो है ट्रेजेडी। तो इनमें दोनों में बोलने में कहीं ना कहीं समानता है। ठीक है, उर्दू फारसी से शब्दों का आगमन हुआ है, अंग्रेजी से हुआ है, जैसे डॉक्टर, स्कूल। तो दूसरी भाषा से शब्द लेकर भी नए शब्दों का निर्माण किया जाता है, जो कि सामाजिक विज्ञान के पाठ लेखन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस तरह से हमारे ये 3 से 4 पॉइंट हो जाएंगे बेटा। आप क्या करेंगे, प्रत्यय में ही जो 4 प्रत्यय आपको ऊपर दे रखे हैं उनसे ही 2-2, 3-3 शब्द लगा के नए शब्द दिखा देंगे कि देखिए सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। देखिए जैसे ये थे राष्ट्रीयता, राष्ट्रीय, सामाजिक, मानवीकरण। तो ये आप इस कंटेंट में से, जो ये कंटेंट आपको दिया गया है, मटेरियल जो आपको दिया गया है, इन्होंने दिया है, यहाँ से आप नए शब्द ले लेंगे और वो एग्जाम्पल के रूप में दिखा देंगे। और हेडिंग मैंने बता दी है कि कौन सी हेडिंग लिखेंगे कि इनसे नए शब्दों का निर्माण हम सामाजिक विज्ञान का पाठ लेखन करते समय करेंगे, जिससे कि सामाजिक लेखन का जो पाठ है वो जो है सार्थक बन जाएगा।
ठीक है, इनमें ही सब पॉइंट हो जाएंगे। जैसे प्रत्यय 4 दे रखे हैं आपके इसमें, तो 4 पॉइंट यहाँ से बन जाएंगे। उपसर्ग में 1-2 पॉइंट यहाँ से बन जाएगा, यहाँ से बन जाएंगे आपके 3 से 4 पॉइंट। संस्कृत से शब्द, उर्दू से, अंग्रेजी से, इनका भी एक एक एग्जाम्पल आप दे देंगे। तो इस तरह से इन युक्तियों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ से ले लीजिए शब्द और उनको वाक्य में पिरोइए, वाक्य में पिरो के दिखाइए आप उनको, एग्जाम्पल लिखिए। जैसे भूगोल है, भूगोल से इक लगा दो इसमें तो भौगोलिक बन जाएगा। समूह, सामूहिक, ठीक है। इसमें गत लगा दो, व्यक्तिगत। आगे वाचन है ये परिवार का। ये आपको बस समझाने के लिए दिया हुआ है कि निबंध में जब लिखते हैं तो हमें क्या क्या लिखना चाहिए, उसी को बढ़ा चढ़ा के लिखा गया है। तो आपके इसमें एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि निबंध रचना करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, या कौन कौन सी सावधानियां हमें बरतनी चाहिए, या कथ्य का विस्तार कैसे करना चाहिए। कथ्य क्या होता है? हमारा विषय, विषय का विस्तार कैसे करना चाहिए। तो देखिए मूल कथ्य, देखिए ये रखा ना, मूल कथ्य यानी कि मूल विषय को पहचानना कि परिवार एक सामाजिक इकाई कैसे है। सामाजिक उन्नति में आप जब ये पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि परिवार सामाजिक इकाई कैसे है, सामाजिक उन्नति में परिवार की क्या भूमिका है। देखिए ये तो यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है आपको, बाकी आपसे महत्वपूर्ण बिंदु ही पूछे जाएंगे अगर पूछे जाएंगे तो आपको सबसे पहले कथ्य लिखना है कि मेन हमें कथ्य का पता होना चाहिए कि क्या कथ्य है, या क्या शीर्षक है, या क्या विषय है जिस पर हम निबंध लिखें। फिर उसके बारे में हमें जानकारी अपने आसपास देखना चाहिए कि हम उसके बारे में क्या क्या वहाँ से जोड़ सकते हैं, यानी तार्किकता होनी चाहिए, तर्क होना चाहिए, तर्क के साथ क्रमबद्धता होनी चाहिए। नंबर 1 हो गया निबंध लेखन में क्या क्या जरूरी है। नेक्स्ट है हमारा स्पष्टता, विचारों में स्पष्टता होनी चाहिए ताकि पढ़ने वालों को ये ना लगे कि जो लिख रहा है उसी के 2 विचार हैं। तो इसलिए निर्णयबद्धता भी होनी चाहिए विचारों के प्रति, ठीक है। निर्णयबद्धता या निर्णय क्षमता, निर्णय की क्षमता, ठीक है। नेक्स्ट है निबंध का जो आरंभ है वो परिचय से करना चाहिए। परिचय को प्रस्तावना या विषय प्रवेश भी कहते हैं। लेखक जो है अंत में क्या होना चाहिए, देखिए बेटा हमने बताया स्टार्टिंग में होना चाहिए परिचय, और अंत में क्या होना चाहिए, समरी टाइप होनी चाहिए कि जो पाठ को समेटता है। यहाँ पर आप लिखोगे कि जो विषय है, जिस विषय पर निबंध लिखा जा रहा है उसको समेटता है लेखक। तो क्या होता है, उस समेटने की क्रिया में पूरे पाठ का सार प्रस्तुत करता है। अपने जो विचार बिंदु हैं वो उनसे पाठ का अंत करता है, जिससे कि विषय को पूर्णता प्राप्त होती है, और मूल कथ्य से उत्पन्न किसी नए विचार बिंदु का संकेत करता है। तो ये अंत हो गया, आरंभ हो गया, अंत हो गया, और बीच में हो गया विचारों का विस्तार। देखिए मान लो आपको कोई विषय दिया जा रहा है, तो देखो कोई भी निबंध है, आरंभ हो गया उसका और हो गया उसका अंत यहाँ पर, ठीक है। और बीच में जैसे क्या समस्या है आप यहाँ लिखोगे, उसका कारण क्या है लिख सकते हो। बीच में निबंध की जो बॉडी ऑफ द लेटर होता है, क्या चेंजेज आए, क्यों आए, यहाँ लिख सकते हो। जैसे उत्पादन पद्धति की प्रमुख, ये तो देखो बेटा परिवार के संदर्भ में दे रखे हैं। आपको कोई भी विषय दिया जाए तो आप बीच में इस तरह से लिख सकते हो, यानी कि विषय का विस्तार आएगा बीच में।
और वो विस्तार के जो बिंदु होंगे वो अलग अलग होंगे। विस्तार में क्या लिख सकते हो कि पुरानी परंपरा क्या थी उससे जोड़ना, और कैसे बदली, बदलाव कैसे आया, क्या क्या परिस्थितियाँ थी, और आज स्थिति क्या है, रिसेंट में क्या स्थिति है। इस तरह से विस्तार हो जाएगा और फिर अंत में इसको समराइज कर लोगे, सम अप कर दोगे। इस तरह से ये निबंध लेखन की प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट है आपकी भाषण शैली। देखिए भाषण क्या होता है, आपने अपने स्कूल टाइम में भाषण दिए होंगे, नहीं तो आपने भाषण सुने भी होंगे। तो भाषण की शैलीगत विशेषताएं क्या होती हैं। देखिए शैलीगत क्या होता है, भाषण में एक तो होता है आपका भाव। भाव मतलब जो विषय है, किस पर कहा जा रहा है। मान लो किसानों पर कहा जा रहा है, किसानों की गरीबी या किसान, तो हमारा विषय हो गया किसान। अब उसकी शैलीगत विशेषताएं क्या होती हैं। देखिए शैलीगत विशेषताएं होती हैं उसकी कि हम किस तरह से उन विचारों को, उस विषय को प्रकट कर रहे हैं। ठीक है, तो जब भाषण दिया जाता है तो अक्सर देखा जाता है भाषण में कि पुनरावृत्ति होती है। पुनरावृत्ति का मतलब होता है रिपीट करना बार बार। जैसे भाइयों और बहनों, ठीक है, हमने देखा है, आगे जो भी है हम अपना विचार रखेंगे। तो पुनरावृत्ति होती है। पुनरावृत्ति क्यों होती है, यानी कि रिपीटेशन क्यों होती है, अपनी बात पर जोर डालने के लिए, लोगों को उसका महत्व बताने के लिए रिपीटेशन होता है, पुनरावृत्ति होती है। वाक्यक्रम, देखिए ये इसका आप कर दोगे। दूसरा है हमारा कि भाषण में जो वाक्यक्रम है, यानी जो वाक्य हैं वो कैसे होने चाहिए। देखिए छोटे छोटे होने चाहिए, जिससे कि जो आम जन जीवन है या आम व्यक्ति है, जो कम पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, वो भी बात को समझ सकें। ठीक है, दूसरा है उपवाक्य। उपवाक्य देखिए भाषण में जो है उपवाक्य भी होते हैं। जैसे बीच में जो है, जो यह वही व्यक्ति है जो उस दिन मेरे सामने था, तो ये जो है, जो से क्या हुआ, दो वाक्य जुड़ रहे हैं, एक वाक्य यहाँ एक वाक्य यहाँ, जो से जुड़ गया। जब तक वह नहीं आएगा, जब तक कि उसको पैसा नहीं दिया जा सकता। तो ये क्या है, ये उपवाक्य हैं जिनमें जोड़ने की ये क्रिया होती है, तो वो उपवाक्य। तो भाषण शैली में उपवाक्यों का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। उपवाक्य भी भाषण को क्या कहेंगे, प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट है संबोधित करना। देखिए संबोधन क्या होता है, कहते हैं हम जब हम क्लास में भाषण देते हैं या स्कूल में भाषण देते हैं तो हम क्या करते हैं, आदरणीय प्राचार्य या प्रिंसिपल, तो ये क्या है, ये संबोधन है। ठीक है, इसी तरह से भाइयों और बहनों, ठीक है, नागरिकों, मेरे प्यारे देशवासियों, ये सब क्या है, संबोधन। भाषण में संबोधन दिया जाता है और संबोधन का क्या असर पड़ता है, जो सुनने वाले हैं, जो श्रोता हैं, उनको लगता है कि हाँ उनको ही संबोधित किया जा रहा है और उनसे एक तरह से जो क्या कहेंगे कि क्लोजनेस का भाव, आत्मीयता का भाव प्रकट होता है। ठीक है, तो ये कुछ भाषण की शैलीगत विशेषताएं हैं। इनको आप एज इट इज़, इनका मतलब मैंने समझा दिया और इनको आप एक्सप्लोर कर लोगे। बस इसमें तो यही है बेटा भाषण में। देखिए भाषण की शैलीगत विशेषता मैंने बता दिया। शैलीगत है कि प्रेजेंटेशन कैसे हो, कैसे प्रेजेंट किया जाए, कैसे बोला जाए। जैसे कुछ व्यक्ति होते हैं बहुत अच्छा भाषण देते हैं,
ठीक है, कि उनको सुनते ही चले जाएं। कुछ जो होते हैं वो बोरिंग देते हैं कि नींद आने लगती है, तो इसी को शैलीगत विशेषताएं बोला गया। तो यहाँ पर बताया गया है कि शैलीगत विशेषताएं क्या क्या हों कि भाषण प्रभावशाली बन जाए। अब देखो, अगला है हमारा पॉइंट कि जो भाषण की जो भाषा है, लिखित भाषा, भाषण की भाषा और लिखित भाषा के अंतर को पहचानना। भाषण की जो भाषा होती है उसमें बार बार क्या होता है, पुनरावृत्ति होती है, रिपीटेशन होती है, बार बार दोहराया जाता है बात को, जबकि लिखने में नहीं दोहराया जाता। अगर बार बार दोहराएंगे तो वो अटपटा लगेगा हमारा। इसी तरह से जो अन्य बातें हैं, जो संबोधन की जो क्रिया है वो भी लिखित भाषा में एक ही बार दी जाती है। संबोधन की क्रिया बार बार नहीं लिखा जाएगा भाइयों, बार बार नहीं लिख सकते हम कि हर 2 सेंटेंस के बाद भाइयों लिख देंगे, जबकि बोल सकते हैं, यानी भाषण में बोल सकते हैं। एक अंतर ये होता है, एक अंतर ये होता है। वाक्य क्रम में देखिए, लिखने में बड़े वाक्य भी हो सकते हैं, ठीक है, और छोटे भी हो सकते हैं। और यहाँ पर जो वाक्य क्रम है, और यहाँ पर देखिए एक चीज़ और मैं जोड़ूंगी कि जो शब्द हैं वो लिखने में कठिन भी हो सकते हैं, लेकिन अगर हम भाषण की बात करें तो वाक्य में जो शब्द होंगे वो साधारण होंगे, साधारण शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से जो ये शैलीगत विशेषताएं दे रखी हैं, इसी आधार पर आप लिखित में और जो भाषण की जो बोलने की जो भाषा है उसमें अंतर कर सकते हो। बस इसमें यही है, ये भी आपकी यूनिट हो गई है। इसको आप यहाँ से, जिनके पास स्टडी लर्निंग मटेरियल नहीं है वो यहाँ से पढ़ सकते हैं। देखिए उपवाक्य का एग्जाम्पल, नई पीढ़ी और ये देखिए उपवाक्य है। संबोधन देखिए, मजदूर भाइयों, हमारे किसान भाइयों, मैं यहाँ बता देना चाहती हूँ आदि अनेक शब्दों का प्रयोग किया जाता है संबोधन के लिए। संबोधन कारक यानी किसी को बुलाना, हे लड़के, भाइयों बहनों, ठीक है, तो ये संबोधन यानी किसी को बुलाना। जैसे संबोधन कारक एक वचन बालक, बहुवचन में क्या हो जाएगा बालकों, भाई भाइयों, इस तरह से इनका प्रयोग भाषण में किया जाता है। इसका वाचन करना है, ये आपको जस्ट पढ़ना है नॉलेज के लिए। ये सारांश आ गया। तो इस तरह से ये आपका ब्लॉक 1 आपका सारा इसमें हो जाता है। और मेरे ख्याल से जो कमेंट लिखे थे बच्चे ने, तान्या ने, वो आपके क्लियर हो गए होंगे। और जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो हमारी ब्लॉक 2 पर होगी।